हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व जो मैंने आप लोगों को पर्यावरण के अंतर्गत जो पढ़ाया था, वो पर्यावरण किसे कहते हैं और वातावरण किसे कहते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको इसके अंतर्गत पढ़ाई। आई होप आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि मेरा ये कोशिश ये रही है कि आप लोगों को सरल तरीके से और रोचक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं। आज उसी क्रम में मैं आज आपको जो पर्यावरण का जो अगला टॉपिक रहने वाला है, वो प्रकृति पर्यावरण किसे कहते हैं, उसके बाद पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसके बाद हम जल मंडल पढ़ेंगे, फिर स्थल मंडल पढ़ेंगे, फिर वायुमंडल पढ़ेंगे। इन 3 मंडलों को पढ़ने के पश्चात हम आगे को पर्यावरण को देखेंगे कि आगे पर्यावरण क्या चीज़ रहती है। ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपनी कॉपी खोल के रखिए, जो नोट्स होंगे उन नोट्स को आप इसमें लिखते हुए जाइएगा, क्योंकि ये PDF मैंने आपको पूर्व में प्रेषित कर दी थी। अब इसको हम रोचक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे है क्या। अब जो प्रकृति पर्यावरण है, ये होता क्या है, ये भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों से और जीव जंतु से मिलकर जो पर्यावरण बनता है, इसे प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। देखिए, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु से मिलकर प्रकृति पर्यावरण बनता है। प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं प्रकृति के अंतर्गत, आप लोगों को पता ही है कि प्रकृति में जितना भूमि का स्थान है, जितना महत्व भूमि है, उतना स्थान वायु का भी है, जल का भी है, मनुष्य का भी है, जीव जंतु का भी है, पेड़ पौधों का भी है। इन सभी चीज़ों से जो निर्मित होता है वो क्या कहलाया जाता है, प्रकृति पर्यावरण कहलाता है। हम प्रकृति से संबंधित बात कर रहे हैं। प्रकृति जहाँ पर वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि चीज़ क्या होते हैं, मिलकर एक जगह पर रहते हैं, इसे प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं हम पर्यावरण की। अब पर्यावरण क्या है, इससे पूरा आपको बता दिया गया है। पर्यावरण वह क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और चारों ओर का वह क्षेत्र, या तो वहाँ पर जीव रहेंगे या फिर जंतु रहेंगे या तो पेड़ पौधे रहेंगे, सभी चीज़ का एक आवरण जब तैयार होता है उसे हम प्रकृति पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो पर्यावरण को 3 भागों में जो विभाजित किया, पहले स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल। अब स्थल मंडल होता है क्या है, आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये पूरा भूभाग जो दिख रहा है, ये स्थल मंडल है। देख रहे हो ना, स्थल मंडल के अंतर्गत आपको क्या दिख रहे हैं, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, झरने इत्यादि जो चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या है, ये स्थल मंडल। स्थल मंडल किसके अंतर्गत आता है, स्थल मंडल पृथ्वी का वह परत जो ठोस होती है। ठीक है, पृथ्वी की वह परत, ऊपरी परत पृथ्वी का। अब मान लीजिए हमने एक बॉल ले ली है। अब जो ये पृथ्वी सोच लीजिए, पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बाहरी जो क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ का जो ऊपरी क्षेत्र है जहाँ पर हम निवास करते हैं, वो क्या हो, स्थल मंडल कहलाया जाता है। पृथ्वी का ऊपरी परत जो ठोस होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्थल मंडल। यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, ये देखिए चट्टानें होती हैं, और यहाँ पर खनिजों का जो लवण होते हैं, खनिजों की खान होती है, वो होता है, मिट्टी होती, मिट्टी की पतली परत होती, इत्यादि परतों से ढका होता है, जहाँ पर आपको देखने को मिल लावा, मैग्नीशियम, इसकी जो परत होती है, पृथ्वी के कोर से ऊपर उठी हुई वो परत जो ठोस और अन्य मिश्रणों से बनी हुई वो परत, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पर पहाड़, पठार, घाटी, नदियाँ, देखिए पहाड़ दिख रहा है आपको, ये नदियाँ, झील इत्यादि जो निर्मित होती हैं, वो विभिन्न स्थलों की आकृति के तौर पे उभर के सम्मुख से आती हैं, और ये विषम धरातल के तौर पे भी रहते हैं। जैसे यदि हम बात करें इसके अंतर्गत, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो धरातल है, धरातल के बाद यह स्थल मंडल होता है। यहाँ पर अलग अलग महासागर आपको उभर के सम्मुख से आते हैं। आपने देखा ना, जब जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, ठोस होते हैं ना। ठोस मतलब
एक ऐसा भूभाग जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं। आप पानी पर, जलमंडल पर खड़े हो सकते हो नहीं, क्योंकि वो एक उसकी जो परत होती है जो पानी की, हम वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। यदि आप खड़े हो गए तो उसमें क्या हो जाओगे, आप डूब जाओगे। इसलिए पृथ्वी की वह ऊपरी सतह कठोर परतों से जो निर्मित हुई जो भूभाग जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। अब यदि हम पूरे पृथ्वी की यदि बात करें, पूरे पर्यावरण की यदि हम बात करें, पृथ्वी पर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी में 75% क्या है, पानी है। 70% क्या है, 70 से 75% यहाँ पे धरातल पर, पृथ्वी पर पानी है। और जो शेष भाग जो बच जाता है, 30% जो भाग बच जाता है वो स्थलमंडल कहलाया जाता है। अब देख लीजिए पृथ्वी पर इतना ढेर सारा पानी है, वो पानी किस रूप में है, ज़्यादा जो यदि मैं बात करूं, जो पृथ्वी में जो पानी की उपस्थिति की मात्रा की बात करूं, ये 75% से ऊपर, तो ये क्या है, जलमंडल में विराजमान है। और 80 से 90 के बीच ये खारा पानी जो हमें देखने को मिलता है वो जलमंडल के अंतर्गत देखने को मिलता है। और पीने योग्य जो पानी हमें जो प्राप्त होता है वो 2.36% क्या है, मीठे जल का स्रोत है जहाँ पर हम उसको पी सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम स्थलमंडल, ठीक है। स्थलमंडल के अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, और चट्टान होती, मिट्टी की परत होती है, उसके अंतर्गत खनिजों की परत होती है, खदानें होती हैं, जिसके ऊपर से पेड़ पौधे जंतु इत्यादि क्या होता है, विचरित करते हैं। हम किस मंडल पर निवास करते हैं, जो मनुष्य जो निवास करता है वो स्थलमंडल के ऊपर निवास करता है। इतना आप देख लीजिए कि मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो स्थलमंडल से ही प्रारंभ होती है। और उतना ही महत्व जितना स्थलमंडल का है उतना ही महत्व जलमंडल का भी है, उतना ही महत्व वायुमंडल का भी है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं, स्थलमंडल के अंतर्गत घाटियाँ देखते हैं और महासागर देखने को मिलते हैं। अब ये स्थलमंडल के ही तो ऊपर विराजमान होंगे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की वह पतली सी परत को हम क्या कहेंगे, स्थलमंडल। जो ठोस होती है, जहाँ पर आपको अलग अलग खनिज, अलग अलग पदार्थ देखने को मिलते हैं, ये स्थलमंडल का ही एक भूभाग होता है जहाँ पर सभी चीज़ रहती हैं। अब उसी आवरण के अंतर्गत पर्यावरण भी उसी के अंतर्गत निर्मित होता है। अब जीव जंतु की बात करें हम, जीव जंतु पेड़ पौधे कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये क्या होता है, स्थलमंडल पर उपस्थित होते हैं। स्थलमंडल का वह आवरण जो चारों तरफ से ढका होता है। अब चारों तरफ से किस चीज़ से ढका है, ये पेड़ पौधे इत्यादि चीज़ों से तो ढका होता है, इसलिए ये आवरण जो बन के सम्मुख से आता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे नेत्र जो चीज़ें देखती हैं, चाहे जीव जंतुओं की बात करें या फिर हम पेड़ पौधों की बात करें या विभिन्न प्रजातियों की बात करें, जो स्थलमंडल में उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं, आपके स्थलमंडल के अंदर पर्यावरण का वो हिस्सा होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट ना होते हुए बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, हम इसे बड़ी आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम जलमंडल की बात करें, पृथ्वी का वह क्षेत्र, ठीक है, जलमंडल का, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पहले तो सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि जो ये पूरा जलमग्न आपको पीछे दिखाई दे रहा है, जितना भी ये भूभाग पानी से भरा हुआ है, ये देखिए ये पानी जो बड़े बड़े महासागर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये सारे जलमंडल का ही एक रूप है, जलमंडल है। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों से, जैसे नदियाँ, झील, तालाब, कुएं इत्यादि से जो भिन्न भिन्न जो जलाशयों से जो मिलकर जो चीज़ें बनती हैं उसे क्या कहते हैं, जलमंडल। अब मान लीजिए समुद्र का निर्माण कैसे होता है, छोटे छोटे झरने, पहाड़ों से नदियाँ जब प्रवाहित होकर जब एक जगह पर, जब सारी नदियाँ एक जगह पर इकट्ठित होती है जहाँ पर जल का रुकाव होता है, जब जल एक जगह पर बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है, वो जलमंडल का एक रूप बन जाता है, ठीक है। अब समुद्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जलमंडल की यदि हम बात करें, जो मैंने आपको बताया 70% है पृथ्वी में पानी से भरा हुआ है और 30% हमारा स्थलमंडल है। अब देख लीजिए स्थलमंडल पे हम जो रहते हैं, पृथ्वी का वह ठोस परत जहाँ पर हम निवास करते हैं, ठीक है। मंडल क्या है आपको ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हम वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है, इसके बारे में
पृथ्वी के चारों ओर फैली वह पतली सी परत, जिसको हम क्या कहते हैं, पतली सी वायु की जो परत होती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का जो ऊपरी आवरण होता है, देखिए, जो पहले तो स्थलमंडल, जो जिसका जो भूभाग बहुत ठोस होता है उसे स्थलमंडल, और जलमंडल जहाँ पर समावेशी जल हमें देखने को मिलता है, चाहे नदियों के माध्यम से मिले या बारिश के जो पानी के माध्यम से मिले या फिर छोटे छोटे झरनों के, तालाब इत्यादि के रूप में जो विभिन्न जलों का जो स्रोत जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं जलमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल पृथ्वी की वह पतली सी पहली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल के अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अपने चारों ओर की जो वायु को क्या होता है, बीच में थामे रहता है। जिस प्रकार से हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो पुनः पृथ्वी पर ही आके गिरता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, वो आकाश से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो जी फोर्स है, वो पृथ्वी की अपनी तरफ ग्रेविटी को अपनी तरफ बांधे रखता है, ठीक है, तब वो चीज़ें हमारी पृथ्वी पर ही गिरती हैं, ना कि आकाश की तरफ बढ़ती हैं। अब इसको थामे रहती हैं, और जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, ठीक है, उससे क्या होते हैं, जो वायुमंडल उससे हमें बचाता है। गर्मी, जैसे सूर्य से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, जब वायु अगर ना चले तो वो गर्मी हमें झुलसा देगी, और उसके जो रेडिएशन निकलते हैं सूर्य से, उससे भी हमें कहीं ना कहीं बचाती है। और जो पृथ्वी के जो जीव जंतु हैं उनके लिए वायु प्राणदायी के तौर पे है। सब लोग जानते हैं, यदि 2 पल के लिए वायु बंद हो जाए तो पृथ्वी में लाशों का ढेर लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो मनुष्य की जो नाड़ी तंत्र होती है उसमें जो हमारा हृदय होता है, जो फेफड़े होता है, वो बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकता इंसान। हमारे लिए जीवन का एक बहुत महत्व इसके अंतर्गत छिपा हुआ है। ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना वायु के हम जिंदा नहीं रह सकते। ये चीज़ें जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए मैंने स्थलमंडल की बात करी आपसे, और जलमंडल की बात करी, और वायुमंडल, ये तीनों ही हमारे जीवन की बहुत अहम चीज़ें हैं, जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और यदि बात करूँ मनुष्य जीवन, इसके बिना अधूरा है। मनुष्य भी अपनी इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता कि हम जीवित रह सकते हैं। मनुष्य प्रजाति इन चीज़ों के बिना जीवित नहीं रह सकती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, अब जैसे मान लीजिए सूर्य से जो निकलने वाली जो किरण है वो क्या करती हैं, हमें झुलसा देती हैं, और जो वायुमंडल में ऐसे धूल के कण और जलवाष्प क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और वायुमंडल में जब ऐसी चीज़ें अधिक मात्रा में हो जाती है, जब प्रदूषण जब वायुमंडल में जब ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है वो परिवर्तित होने शुरू होता है। बेमौसम बारिश हो जाती है, और समय पर बारिश ना होना, और जो पानी का वाष्प बनकर अच्छी तरह से उड़ जाना, और समय जो बादलों का स्वरूप धारण न करना, ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को प्रभावित करता है। वायुमंडल सही तरीके से यदि काम ना करें तो हमारे जो पृथ्वी में आए दिन ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर इनका हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं इनका क्रोध हमें झेलने को प्राप्त होगा। कहीं पे जब बाढ़ आ जाती है या बादल फट जाते हैं, इससे क्या होता है, हमें प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए इन 3 चीज़ों को सुरक्षित करना होगा। पहला, स्थलमंडल में जहाँ पर हम रहते हैं उसको सही तरीके से उसका यूज़ करना, उसमें जो पर्यावरण की जो हम बात करें, जिसमें पेड़ पौधे इत्यादि जो चीज़ें रहती हैं, जो जीव जंतु पादप कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ क्या है स्थलमंडल में निवास करती हैं, इन सभी का संतुलन बनाए रखना क्या है, मनुष्य का परम कर्तव्य है। साथ ही जो जलमंडल की बात करें, जलमंडल मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना जल के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। इसी जलमंडल के माध्यम से पृथ्वी का जो ऊपरी वातावरण है, जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल है, ये इससे प्रभावित होता है। जो समय पर जो बारिश होती है और समय पर जो मौसम का जो प्रारूप हमें देखने को मिलता है, वो जलमंडल के माध्यम से ही मिलता है। जल का जो वाष्प के रूप में आसमान में जाना, वहाँ पर बादल बनना, फिर पुनः बरसना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लाइफ लाइन होती है वायुमंडल, ठीक है। यदि 2 पल के लिए वातावरण में किसी प्रकार से वायु का प्रसार ना हो तो क्या होगा,
हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। हम सांस लेने में हमें तकलीफ होगी। हम अगर ज़्यादा समय के लिए वायु का प्रसारण ना हो तो मनुष्य जीवन की कल्पना क्या, यदि हम जीव जंतु की भी कल्पना इसके अंतर्गत नहीं करते। और वृक्षों, जो वृक्ष हमारे इस वायुमंडल स्थल मंडल में हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती हैं। इन्हीं के माध्यम से जो हमें ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है, जिसे हम वायु के तौर पर होती हैं, ये इसी के माध्यम से हमें ये ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि वृक्षों की आवश्यकता ना रहे तो हमें वायु का भी जो प्रसारण होता है वो प्राप्त नहीं होगा, वायु भी हमें नहीं मिलेगी। अब इस समय वर्तमान समय में आप देख रहे हो जिस प्रकार से कोरोना काल व्याप्त हो रखा है पूर्ण संसार में, आज हमारे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की जो किल्लत हो रही है, यदि हमारे जो शहरी क्षेत्र में, महानगरों में यदि समय पर पेड़ पौधों का दोहन नहीं होता, आज सही तरीके से पर्यावरण को यदि हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो आज जहाँ पर हमें ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ रही है वो नहीं पड़ती। क्योंकि हमें यदि वातावरण में शुद्ध हवा का प्रसार निरंतर बहते रहे, जहाँ पर प्रदूषित हवा का प्रभाव ना रहे, तो वहाँ पर क्या होगा, जीवन की खुशहालीता बढ़ती हुई जाएगी। आप जो मेरे पीछे का जो भूभाग देख रहे हो, चाहे वायुमंडल की बात करूँ या मैं स्थल मंडल की बात करूँ, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत समावेशित होती हैं। अब इसके अंतर्गत हम उसके पश्चात जो हम बात पढ़ेंगे, पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल का जो निर्माण करते हैं, चाहे उसके हम सजीव संसार की बात करें, जो सजीव संसार का जो निर्माण करते हैं, जैव मंडल से ही सजीव मंडल का निर्माण होता है। सजीव कौन है? जिनमें प्राण होता है, ठीक है, वो सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह भाग होता है, संकीर्ण भाग होता है, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल से मिलकर क्या होता है, जीवन की उत्पत्ति होती है। मैंने इससे पूर्व आपको बताया ना कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इन्हीं के माध्यम से पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति होती है और परिवर्तन भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं। अब परिवर्तन क्या होते हैं? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करने से जो आवास निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये परिवर्तनशीलता का एक जो नियम है जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का संरक्षण एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। देखिए, हम परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए धरातल में कोई चीज़ उगी, उसमें हमने क्या करा, वो जो उगी उसको मानव ने या उसको अपना आहार के तौर पर लिया, कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। कोई चीज़ का हमने उसका क्या है, आहार जब लिया तो हमें हमारे शरीर को उससे ऊर्जा प्राप्त हुई और हमने जो चीज़ जिस पौधे को जिस फल को हमने खाया वो कहीं ना कहीं कहाँ से प्राप्त हुआ, वो स्थल मंडल से प्राप्त हुआ। ये चीज़ों का समावेश स्थल मंडल का ही एक भाग होता है जहाँ पर सजीव मंडल आपस में जुड़े रहते हैं, जिनमें परिवर्तन समय समय पर हमें देखने को मिलता है। ये निरंतर प्रकृति क्या है, निरंतर गतिशील रहती है और इसी के अंतर्गत हमें देखने को ये भी मिलता है जो पर्यावरण है, पर्यावरण अपनी भूमिका के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 3 चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे संबंधित और चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि इनके विषय में जल मंडल को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, स्थल मंडल को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है और वायुमंडल को किस प्रकार से सुरक्षित रखा है। ये बहुत ढेर सारे चीज़ों के बारे में अभी हमें आपको बताना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप इस चीज़ को रोचक तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।